नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। साथियों, जैसा कि पिछली कुछ परीक्षाओं में ये ट्रेंड भी रहा है और प्रत्येक परीक्षा में जो बजट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज अपन इस बजट सेशन से प्रारंभ कर रहे हैं। 2 पार्ट में इस बजट को लेंगे अपन और प्रत्येक फैक्ट्स जो इससे रिलेटेड है, जिससे हमें लगता है कि वास्तव में इसमें से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, अपन उस प्रत्येक पार्ट पे, प्रत्येक डेटा पे, प्रत्येक आंकड़े पे अपन बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान बजट 2022-23 की। राजस्थान बजट 2022-23 सबसे पहले हम आय व्यय जो आंकड़े हैं उनको अपन पढ़ेंगे और उसके बाद में आगे अपन उसकी जो बजट घोषणाएं हैं, राजस्थान बजट 2022-23 की जो बजट घोषणाएं हैं, उन बजट घोषणाओं पर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आय व्यय आंकड़ों पे अपन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आय व्यय के एक दृष्टि में बजट एट ए ग्लांस 2022-23। तो 22-23 का ये बजट है। साथियों, बजट पढ़ने से पहले अपन बजट के कुछ की फैक्टर्स अपन देखते हैं। देखिए, जो बजट होता है, प्रत्येक बजट में 2 चीजें होती है। एक होता है आय और एक होता है व्यय। बजट जो होता है वो हमेशा आय और व्यय का गोशवारा होता है। एक तरह से अगले 1 वर्ष के अंदर जो आय और व्यय होगा उसका अनुमान होता है। अपन वहां उस डिटेल में नहीं जाएंगे। हम यहाँ बात करेंगे कि आय जो होती है, उस आय को अपन 2 पार्ट में बांटते हैं। बजट में से जो आय होती है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है राजस्व और आय को ये प्राप्तियां बोलते हैं ज्यादातर। एक तो होता है राजस्व और एक होती है पूंजीगत। सॉरी, ये राजस्व प्राप्तियां और दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्ति। एक बार इस कंसेप्ट को अपन अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न जो है वो ये आता है कि आपको कुछ दे दिए जाएंगे, डेटा दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा मद जो है वो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत नहीं आता, या निम्न में से कौन सा मद जो है वो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत नहीं आता। तो राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, हमें उसकी विशेष तौर से जानकारी होनी चाहिए। देखिए, राजस्व प्राप्तियों की अपन पहले बात करेंगे। अपन यदि हम परिभाषा को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं कि राजस्व प्राप्ति की परिभाषा क्या होती है, तो फिर हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोई भी मत पूछी जाए उसको अपन आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले राजस्व प्राप्तियां किसको कहेंगे? ऐसी प्राप्तियां जो ना तो किसी प्रकार की कोई देयता सृजित करती है, देयता सृजित करे, ना तो किसी प्रकार की कोई देयता सृजित करती है और ना ही किसी संपत्ति की कमी करती है, संपत्ति में कमी करे। 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको। ऐसी कोई भी चीज जो ना तो किसी प्रकार की देयता सृजित करे। देयता का मतलब होता है ऋण, यानी आपके पास जो पैसा आ रहा है वो पैसा किसी प्रकार की देयता, किसी प्रकार की लायबिलिटी फिक्स नहीं कर रहा है, आपको उसे वापस नहीं चुकाना है, वो सारा की सारी मद जो है वो क्या मानी जाती है? राजस्व प्राप्तियां मानी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जो अपनी जो संपत्ति है, जो परिसंपत्ति है, उनमें भी क्या नहीं करनी चाहिए? कमी नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी सरकारी बिल्डिंग को बेचा और उसको बेच के आपने पैसे ले लिए। तो जब आपने इस तरह से पैसे ले लिए, इस तरह से सरकार के खाते में पैसे आए, तो उससे एक परिसंपत्ति जो है वो क्या होगी? कम होगी। तो इस तरह से उसने कोई देयता तो सृजित नहीं की, लेकिन परिसंपत्ति है वो क्या होगी? कम होगी। इसलिए इस तरह की जो प्राप्ति है वो राजस्व प्राप्ति नहीं कहलाई जाएगी। तो राजस्व प्राप्ति वो होगी जो ना तो किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी फिक्स करती है और ना ही किसी प्रकार की कोई परिसंपत्ति में कमी करती है। तो कौन कौन सी हो सकती है? अपन फॉर एग्जाम्पल इसको लेना चाहिए तो कौन कौन सी हैं वो राजस्व संपत्तियां हो सकती हैं, वो अपन एक बार देख लेते हैं। देखो, इसके अंतर्गत अपन नॉर्मल से नॉर्मल अपन बात करते हैं तो जैसे करों से आए,
करों से आय। सरकार को जो टैक्स प्राप्त होता है उस टैक्स से किसी प्रकार की लायबिलिटी नहीं बनती, ना ही उसकी परिसंपत्ति में कोई कमी होती है। तो पहली चीज आप इसको ले सकते हो करों से आय। दूसरी चीज जो इसमें आएगी वो जैसे किसी पे जुर्माना लगा दिया, उस जुर्माने से प्राप्त राशि, सरकार ने ऋण दे रखा है, उस ऋण से अगर ब्याज प्राप्त होता है, ऋण से प्राप्त ब्याज, और इस तरह से सारी चीजें। आप इस कंसेप्ट को याद रखिए कि राजस्व प्राप्तियां वो होती हैं, राजस्व प्राप्तियां वो होती हैं जिनमें ना तो किसी प्रकार की देयता सृजित होती है और ना ही किसी संपत्ति में कमी होती है। वो सारी की सारी क्या कहलाती है? राजस्व प्राप्तियां कहलाती है। ठीक है, अब अपन अगली बात करते हैं। अगली बात जो अपनी है वो है पूंजीगत प्राप्तियां। कौन सी? पूंजीगत प्राप्तियां। देखिए पूंजीगत प्राप्तियां जो है वो इसकी बिल्कुल ही विपरीत हो जाएंगी। ये जो अपना है इसकी बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी। अपनी पूंजीगत प्राप्ति को देखते हैं। हाँ, तो अगली है अपनी पूंजीगत प्राप्ति। देखिए पूंजीगत प्राप्ति में वही है, आपको वही ध्यान रखना है। या तो किसी प्रकार की ये क्या करती है, ये उसका बिल्कुल उल्टा होती है, देयता सृजित करती है। या तो किसी प्रकार की देयता सृजित करे, जैसे आपकी कोई लायबिलिटी बनती है, आपके कोई ऋण दायित्व बन जाते हैं, ठीक है, या फिर किसी संपत्ति में कमी करे। ये दो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पूंजीगत प्राप्तियां, अपन पूंजीगत प्राप्तियों की बात कर रहे हैं, और पूंजीगत प्राप्तियां कौन कौन सी होती है उसकी को ज्ञात करने के लिए बिल्कुल सीधा सा फंडा है कि आपको ये ध्यान रखना है, इसकी परिभाषा पे चाहिए कि या तो वो किसी प्रकार की देयता सृजित करती है, आप पे किसी प्रकार की लायबिलिटी फिक्स हो जाती है, आप पे किसी प्रकार का ऋण निर्धारित हो जाता है सरकार पे, या फिर संपत्ति में कमी करती है, या सरकार अपनी को जो पैसे प्राप्त होते हैं वो उनकी किसी संपत्ति को बेच के प्राप्त होते हैं। अब देखिए संपत्ति के अंतर्गत क्या, अब देखिए जैसे इसमें अपन उदाहरण देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे अपने पिछले वाले में देखे थे उसी तरह से इसके भी उदाहरण अपन देखते हैं। उदाहरण के तौर पे अपन देखो इसमें देखेंगे कि ऋण लिया आपने किसी का, ऋण से प्राप्त, अगर पैसे अपने को किससे प्राप्त होते हैं? ऋण से, तो ये आपकी क्या होगी? देयता फिक्स होगी, या आपकी लायबिलिटी फिक्स होगी, आपको वो ऋण चुकाना है, सरकार को वो ऋण चुकाना है, इसलिए ये जो है वो क्या कहलाएगी? आपकी पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगी। ठीक है, उसके अलावा जैसे सरकार को और पैसा मिल रहा है निजीकरण से, निजीकरण से पैसा मिल रहा है, वो आ गया। इसके अलावा विनिवेश, विनिवेश, ऋण से आय प्राप्त हो रही है, निजीकरण से आय प्राप्त हो रही है, विनिवेश से आय प्राप्त हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है उसमें क्या होता है कि उसमें परिसंपत्तियों की कमी होती है। अब जैसे निजीकरण कर दिया किसी चीज का, तो जो शेयर हैं वो 51% शेयर से ज्यादा शेयर किसी निजी संस्था को चले गए, सरकार के हाथ से वो परिसंपत्ति में कमी होगी। तो ऐसी परिसंपत्तियां, ऐसी प्राप्तियां तो या तो आपकी देयता सृजित करती है जैसे ऋण, या फिर ऐसी परिसंपत्ति, ऐसी प्राप्तियां जो आपकी सरकार की परिसंपत्ति में कमी करती है, वो क्या कहलाती है? वो पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। अब यहाँ पे जैसे एक शब्द आया है, अपन उस पर फोकस कर लेते हैं। आरएस में भी ये काफी बार पूछा जाता है, और अपने आरएस मेंस के तो ये सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है, तो अपन इसको एक बार देख लेते हैं। ये शब्द है अपना विनिवेश। विनिवेश, देखिए विनिवेश और निवेश दो शब्द हैं। आप जो है इन दोनों शब्दों का अलग अलग मतलब समझिए। अपने यहाँ मेन शब्द है विनिवेश। तो विनिवेश का मतलब होता है कि किसी सरकारी जो कंपनी है ना, या सरकारी संपत्ति में किसी निजी संस्था द्वारा पैसा लगाकर उसकी जवाबदेही लेना। जैसे अभी सरकार क्या कर रही है कि निजीकरण की ओर बढ़ रही है, तो वो विनिवेश के अंतर्गत आएगा।
ठीक है, तो इस पे अपन मेंस में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। एक बार अपन आगे चलते हैं। तो ये दो चीज की जो अपन ने प्राप्तियों की बात थी, वो दोनों प्राप्तियां होती है। एक होती है अपने राजस्व प्राप्तियां और एक होती है पूंजीगत प्राप्तियां। अब देखिए, जिस तरह से प्राप्तियां होती है उसी तरह से व्यय भी होता है। तो आप अगले में अपन बात करते हैं राजस्व व्यय की। अब देखिए, व्यय जैसे प्राप्तियां हैं बजट में, उसी तरह से बजट में दो चीजें होती हैं। व्यय होता है, एक व्यय के भी दो ही पार्ट होते हैं। एक होता है राजस्व व्यय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। आपको याद होनी चाहिए ये फैक्टर अच्छी तरह से, तभी आपको आगे समझ में आएगा कि बजट में है क्या नहीं है। एक होता है राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय। अब देखो, राजस्व व्यय में क्या होता है, वो वही चीजें आपको ध्यान रखनी है। राजस्व व्यय कौन सा होगा, आपको यहाँ परिभाषा ध्यान रखनी पड़ेगी। राजस्व व्यय कौन सा व्यय होगा जो या तो क्या करता है, ना तो देयता कम करता है और ना ही परिसंपत्ति का सृजन करता है। वो सारा व्यय राजस्व व्यय कहलाएगा जिससे ना तो किसी प्रकार की लायबिलिटी कम होती है, ना तो किसी प्रकार की देयता कम होती है। जैसे आपने लोन चुकाया, आपने ऋण चुकाया, तो ऋण चुकाया तो उससे क्या आपकी लायबिलिटी कम हो गई, इसलिए जो ऋण चुकाने वाला जो पोर्शन है वो राजस्व व्यय में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उससे लायबिलिटी कम हो रही है। तो यहाँ कह रहा है कि ना तो इससे देयता कम होती है और ना इससे किसी परिसंपत्ति का सृजन होता है, ना कोई किसी प्रकार की परिसंपत्ति बनती है। ऐसे सारे जो व्यय हैं, ऐसे सारे जो एक्सपेंडिचर हैं, वो किसकी श्रेणी में आते हैं? इस सारे के सारे जो हैं वो राजस्व व्यय की श्रेणी में आते हैं। अब इसके अपन एक दो उदाहरण देख लेते हैं। राजस्व के उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो सबसे पहले तो कर्मचारियों का वेतन ले लो। कर्मचारियों का वेतन, पहली चीज तो है कर्मचारियों का वेतन। अब दूसरी चीज देखते हैं, कर्मचारियों के वेतन के अलावा कौन सी चीज और आती है? तो जो योजनाएं, विभिन्न योजनाएं चलती है, उन योजनाओं पे जो ये होता है कल्याणकारी योजनाओं पे वे, ये सारा का सारा वे क्या कहलाता है? ये सारा का सारा आपका राजस्व व्यय कहलाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे व्यय होते हैं जो आप देखेंगे अलग अलग जगह पे, जिससे ना तो सरकार की किसी प्रकार की देयता कम होती है और ना ही किसी परिसंपत्ति का सृजन होता है। ये सारे के सारे जो व्यय हैं वो क्या कहलाते हैं? राजस्व व्यय कहलाते हैं। एक इसमें आप अनुदान भी जोड़ सकते हो। तो आपको यहाँ पे ये याद नहीं करने हैं उदाहरण, आपको उदाहरण याद नहीं करने हैं, आपको एग्जाम इसकी परिभाषा याद करनी है कि राजस्व व्यय कौन सा होता है जो या तो किसी परिसंपत्ति का सृजन करता है या फिर ना तो किसी देयता को कम करता है और ना ही किसी परिसंपत्ति का सृजन करता है। वो क्या कहलाएगा? राजस्व व्यय कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया राजस्व व्यय। अब अगला अपना टॉपिक है वो है पूंजीगत व्यय। अगला है पूंजीगत व्यय। अपन पूंजीगत व्यय पर बात करेंगे अभी। पूंजीगत व्यय, वही बात है, आपको परिभाषा को पकड़ना है कि आपका कौन सा व्यय पूंजीगत व्यय कहलाएगा। वो व्यय पूंजीगत व्यय कहलाएगा जो क्या करता है, देखिए पिछला जो है उसका बिल्कुल उल्टा है। ये या तो
देयता कम करता है, ठीक है, आपकी लायबिलिटी ऋण दायित्व कम करता है, या फिर किसी परिसंपत्ति का क्या करता है, सृजन करता है। ठीक है, या तो देयता कम करता है या फिर किसी परिसंपत्ति का सृजन करता है, वो क्या कहलाएगा, वो आपका पूंजीगत व्यय कहलाएगा। अब इसमें आप उदाहरण देख लीजिए, जैसे ऋण चुकाना, ऋणों का चुकाना, आपने जैसे ही ऋण चुकाया क्या हुआ, ऋण चुकाते ही आपकी देयता क्या हो गई, कम होगी, देयता क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए ये किस में आ गया, पूंजीगत व्यय में आ गया। इसी तरह से जैसे अवसंरचना निर्माण, अवसंरचना निर्माण पे होने वाला वे है। देखिए अवसंरचना निर्माण जानते हो, जैसे पुल है, सड़कें बनाना है, पुल बनाना है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये जो सारे खर्चे हैं, इनसे क्या होगा, किसी न किसी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है। तो आप ध्यान रखिए कि जिस वे में या तो किसी देयता में कमी होती है, उस व्यय को करने से, जैसे आपने ऋण चुकाया तो ऋण चुकाने से आपकी वो जो लायबिलिटी थी वो कम होगी, देयता आपकी कम होगी, और या फिर किसी परिसंपत्ति का सृजन होता है। जैसे आपने अवसंरचनात्मक निर्माण किया, सड़कें बनाई, पुल बनाए, रेलवे लाइन का विस्तार किया, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो सरकार की संपत्ति में वृद्धि करती है। तो इन पे जो होने वाला व्यय है वो क्या कहलाता है, वो व्यय हमेशा पूंजीगत व्यय कहलाता है। तो चार प्रकार की चीजें अपन ने देखी, प्राप्ति और व्यय। प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, इसी तरह से इसमें पूंजीगत में पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय। अब ये चीजें अपनी हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं बजट की तरफ, कि ये एक बेसिक था बजट के बारे में, कि बजट के जो आय व्यय के आंकड़े हैं उनमें उन्होंने क्या चीजें बताई है, उसके बारे में अपन आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए अपन ने पढ़ा है राजस्व प्राप्तियां पढ़ी है, तो आप राजस्व प्राप्तियों को आप अच्छी तरह से देख सकते हो, समझ चुके हैं अब तक कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती है। हाँ, तो अब शुरू करते हैं अपन राजस्व प्राप्तियों से। देखिए जो बजट है, इस बजट में राजस्व प्राप्तियां, मैंने आपको पहले ही कहा था कि दो प्रकार की होती है, एक होती है राजस्व प्राप्ति और एक होता है राजस्व पूंजीगत प्राप्ति, सॉरी। तो राजस्व प्राप्तियों में क्या है ये आपको याद रखना। अब इसमें जो ये जो तीन डेटा दे रखे हैं ये कोई काम के नहीं है, अपने को नहीं पढ़ना, इन 3 साल का नहीं पढ़ना, अपने को सिर्फ याद रखना कौन सा, इस साल का। इसके साथ साथ आप चाहें तो इसमें एक संशोधन और कर सकते हैं। इस संशोधन में आपको क्या करना है कि ये जो व्यय दिया गया है ये लाखों में दिया गया, किसमें दिया गया, लाखों में, और इसको करोड़ में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, पिछले 2 अंकों के बाद में इसमें पॉइंट लगा देंगे, तो याद रखने में इसमें सहूलियत रहेगी, आसानी से ये अपने को याद रह जाएगा। तो राज्य सरकार राजस्थान सरकार की राजस्व प्राप्तियों की अगर अपन बात करें तो देखिए यहाँ पॉइंट लगाएंगे पॉइंट 23 पे, तो ये हो जाएगी 2,14,977, 2,14,977.23 राजस्व प्राप्तियां हैं, 2,14,977.23। ये याद रखने वाली चीज है, ये याद रखनी पड़ेगी अपने को, 2,14,977.23, ठीक है। बाकी दूसरे डेटा आपको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां इस तरह की चीजें तो याद रखनी पड़ेगी। एक बार फिर से देखिए, 2,14,977.23, 2,14,977.23 करोड़, 2,14,977.23 करोड़, ये क्या है, राजस्व प्राप्तियां। अब देखिए राजस्व प्राप्तियों पे अपन बात करेंगे तो यहाँ पे राजस्व प्राप्तियों के 4 स्रोत आपको बता रखे हैं, राजस्व प्राप्तियों के 4 स्रोत आपको बता रखे हैं, और इन चारों स्रोतों को आपको अच्छी तरह से देख लेना है। कौन कौन से स्रोत हैं, पहला देखो क्या है, राज्य का कर राजस्व यानी स्वयं का कर राजस्व, स्टेट टैक्स रेवेन्यू जो है वो है। दूसरा है केंद्रीय करों में हिस्सा, और तीसरा कर भिन्न राजस्व, और चौथा केंद्रीय सहायता। 4 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रहना होना चाहिए। पहले राज्य का कर, फिर उसके बाद में जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक स्टेट टैक्स, ठीक है, उसके बाद में केंद्रीय करों से हिस्सा, फिर एक
कर बिन राजस्व और फिर केंद्रीय सहायता। ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे पूछा जाता है कि दो तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। पहले आपको राजस्व प्राप्तियां याद रखनी है 2,14,977.23 करोड़ रुपए। अब इसको कैसे पूछा जाता है कि राजस्व प्राप्ति के स्रोत बताइए। तो पहला होता है कि स्टेट का खुद का राजस्व हो गया, फिर खुद के राजस्व के बाद में जो सेकंड स्रोत है वो केंद्रीय करों में हिस्सा हो गया, फिर केंद्र की सहायता से की तरफ से जो अनुदान मिलता है वो हो गया, और गैर गैर कर भिन्न राजस्व हो गया। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है। अब इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है कि इनका आपसे या तो ये दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी राजस्व प्राप्तियां है, और ये चारों ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से आपको पूछा जाएगा कि आपको ये बताना कि कौन सी जो है वो राजस्व प्राप्तियां नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि खुद का टैक्स होता है, खुद का नॉन टैक्स होता है, केंद्रीय कर में से और केंद्र से जो ग्रांट मिलती है, अनुदान मिलती है, वो चीज इसमें शामिल होती है। दूसरा जो प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि जो केंद्रीय कर राजस्व है उससे राजस्व प्राप्ति में जो हिस्सा है वो कितना कितना है। तो एक तो आपको ये वो मैंने बताया था कि आपको क्या करना है कि दो दो के यहाँ पॉइंट लगा लेने हैं, तो 98,293.66 हो गया। फिर ये जो डेटा है वो इतना याद करने वाली आवश्यकता अपने को नहीं है, क्योंकि ना तो ये याद रहता है और ना ही वो इस तरह की बातें यहाँ पे पूछी जाती है। आरएस के अंदर जो कॉमन जो चीज पूछी जाती है वो मैं आपको बताता हूं। वो पूछते हैं कि जो राज्य सरकार है उस सरकार में राजस्व प्राप्ति के स्रोत ये बताने आपको, राजस्व प्राप्ति के स्रोतों को बताना। तो वो चार आ जाएंगी, या फिर आपको इसको जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फिक्स करवाया जाता है कि बढ़ते क्रम में बताइए कि सबसे ज्यादा पैसे किससे मिल रहे हैं, उससे कम किससे मिल रहे हैं, उससे कम किससे मिल रहे हैं। तो उस चीज को आपको पूछा जाता है। तो देखिए जैसे राज्य कर राजस्व की अपन बात करेंगे, ये आगे अपने पूरा डिफाइन करके इस चीज को मैंने बता रखा है, तो वहां अपन इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। फिर अगला है देखो पूंजीगत। आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से राजस्व प्राप्ति के स्रोत है। 2,14,977.23 करोड़ रुपए जो है वो राजस्व प्राप्तियां हुई है। उसके बाद में अगली है पूंजीगत प्राप्तियां। दूसरी मैंने बताई थी आपको पूंजीगत प्राप्तियां, देखिए कितनी है, वही आपको यहाँ पॉइंट लगाना है। तो दो हो गई 1,31,324.98 करोड़, 1,31,324.98 करोड़, 1,31,324.98 करोड़। ये क्या हो गई, ये सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां हो गई। देखिए ऊपर हमने पढ़ी वो क्या थी, राजस्व प्राप्तियां, और ये है पूंजीगत प्राप्तियां। 1,31,324.98 करोड़ ये हो गई अपनी पूंजीगत प्राप्तियां। बाकी इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पूंजीगत प्राप्ति है इनके स्रोत कौन कौन से हैं वो आप एक बार देख लीजिए। आपको ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना तो इतना डेटा याद रह सकता है। अपने मेन जो काम की चीजें वो अपने याद रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके स्रोतों की बात करें तो कौन कौन सा है, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, ऋणों की वसूली से जो पर आय प्राप्त होती है वो है। फिर विविध पूंजीगत प्राप्तियां, फिर लोक ऋण एवं शुद्ध लोक लेखा और आकस्मिकता निधि। ये चार जो चीजें, यही चीज जो मैंने आपको ऊपर बताई कि ये चारों चीज आपको दे दी जाएगी। ये चारों चीज आपको किस में दे दी जाएगी, क्वेश्चन में दे दी जाएगी। और फिर आपसे पूछा जाएगा क्या बताइए कि इसमें से कौन सी चीज जो है वो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत नहीं है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि वो सारी प्राप्तियां जो या तो किसी प्रकार की लायबिलिटी फिक्स करती हैं या फिर किसी प्रकार की अपनी जो परिसंपत्ति है उसमें कमी करती है, वो सारी की सारी पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। और पूंजीगत प्राप्ति में मैंने आपको बता दिया 1,31,324.98 करोड़ रुपए। तो दो चीजें होगी, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो इस तरह से सरकार के द्वारा कुल प्राप्तियों को अगर पूछ लिया जाए, तीसरी चीज आपको यह भी याद रखनी है, कुल प्राप्तियां। कुल प्राप्ति अगर आपसे पूछी जाती है तो वही चीज है कि जो अपन ने ऊपर किया है, 2 के बाद बिंदु लगा देंगे तो ये हो गया 34,63,02, ठीक है, 0.22 और आ रहा नीचे।
3,46,302.22, 3,46,302.22। देखिए ऊपर वाली जो चीज है 2,14,977.23 राजस्व प्राप्तियां हैं, फिर उसके बाद में 1,31,324.98 पूंजीगत प्राप्तियां हैं, और दोनों को जोड़ के टोटल जो अपना बन रहा है वो है 3,46,302, 3,46,302.22, 3,46,302.22 जो है वो कुल प्राप्तियां हैं। तो याद रखने वाली चीज यही है, एक आप राजस्व प्राप्तियां याद रख लीजिए कितने रुपए हैं, 2,14,977.23 करोड़ रुपए। एक आप पूंजीगत प्राप्तियां याद रख लीजिए कितनी है, 1,31,324.98 करोड़ रुपए। और एक आप ये लिख दीजिए कुल प्राप्तियां कितनी है, तो 3,46,302.22 करोड़ रुपए। ये जो है वो प्राप्तियां होगी। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि राजस्व प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं और पूंजीगत प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, अब उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अब देखिए अभी तक अपन ने पढ़ा राजस्व प्राप्तियां, अब अपन पढ़ रहे हैं राजस्व व्यय। इसमें जो व्यय हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं कि कौन कौन से व्यय इसमें हुए हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के व्यय मैंने आपको बताए थे, एक था राजस्व व्यय और दूसरा था आपका पूंजीगत व्यय। एक राजस्व व्यय और पूंजीगत, वही चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो दे रखा है वो किस में, लाख में दे रखा है, तो 2 के बाद अगर पॉइंट लगा देंगे तो ये 0.79 हो जाएगा, और ये डेटा अपना होगा 2,38,465.79, 2,38,465.79, 2,38,465.79। ये क्या हो गया, राजस्व व्यय हो गया। राजस्व व्यय कितना हो गया, 2,38,465.79 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में आपको दूसरी जो फैक्ट याद रखना है वो है पूंजीगत व्यय। दूसरा फैक्ट क्या है, पूंजीगत व्यय। तो वही 2 के बाद बिंदु इसमें भी लगाना है, तो ये हो गया 1,07,717, 1,07,717.03, 1,07,717.03, ये हो गया पूंजीगत व्यय। और इस तरह से इन दोनों को जोड़ के कुल जो है वो हो गया अपना कुल व्यय। तो कुल व्यय अपना हो जाएगा 34,61,82.82, 34,61,82.82। देखिए जिस तरह से अपन ने राजस्व और पूंजीगत प्राप्ति और कुल प्राप्तियों को देखा, उसी तरह से अपने को राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और कुल व्यय को देखना है। ठीक है, 3 प्रकार की प्राप्तियां और 3 प्रकार का व्यय यहाँ पे है। तो राजस्व व्यय कितना है, 2,38,465.79, 2,38,465.79, ये तो हो गया अपना राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय की अपन बात करें तो 1,07,717.03, 1,07,717.03, 1,07,717.03, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया पूंजीगत व्यय। और दोनों का कुल व्यय अगर सरकार का अपन देखते हैं तो कुल व्यय होगा 3,46,182.82, 3,46,182.82। ठीक है, तो 3 चीजें अपन ने देखी, 2 प्रकार के व्यय थे, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। उसी तरह की 2 प्रकार की प्राप्तियां थी। तो ये 6 जो डेटा मैंने आपको बताए, ये 6 डेटा तो आपको याद रखने ही रखने हैं। इन 6 डेटा को एक बार अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से थे। सबसे पहली चीज थी राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियों के अंदर मैंने आपको बताया कि राजस्व प्राप्तियां हैं वो ये 2,14,977.23 करोड़, 2,14,977.23 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियों की बात की हमने तो 1,31,324.98 करोड़, 1,31,324.98 करोड़। और दोनों को जोड़ के जो कुल प्राप्तियां हो रही है वो 3,46,302.22 करोड़, 3,46,302.22 करोड़। उसके बाद में अपन व्यय में आएंगे। जब हम राजस्व व्यय में आते हैं तो राजस्व व्यय हुआ है 2,38,465.79, 2,38,465.79। आपको याद होनी चाहिए ट्रिक्स पे ये।
और पूंजीगत व्यय है वो 1,07,717.03 करोड़, ये सारे पैसे करोड़ में हैं। और उसके बाद में कुल व्यय की अगर अपन बात करें तो 3,46,182.82, ये सरकार के द्वारा किया गया व्यय हुआ। अब देखो सरकार का व्यय भी हो गया और सरकार की आय भी होगी, दोनों चीजें जो है अपने समझ में आ गई। अब अगला टॉपिक अपना जो इसमें है, अब देखिए अगला है अपना इसी के अंदर अगला टॉपिक, पहले आय आ गई फिर व्यय आ गया, अब घाटा, राजस्व अधिक या राजस्व घाटा। तो आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पूंजीगत है उसका भी अलग होना चाहिए, तो उसी तरह से एक तो देखो ये जो है आपका राजस्व घाटा जो है वो, और एक राजकोषीय घाटा, ये दो चीजें आपने को याद रखनी है, एक राजस्व घाटा और एक राजकोषीय घाटा, ये दो चीजें अपने को अच्छी तरह से याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा में जो विशेष तौर से पूछा जाता है तो राजकोषीय घाटा ज्यादा पूछा जाता है, हालांकि कई बार राजस्व घाटा भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है, इसकी भी एक परिभाषा मुख्य रूप से अपने को पता होनी चाहिए कि राजस्व घाटा क्या होता है और उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं सरकार के द्वारा किए हुए, एक बार देख लेते हैं उसको। देखिए दो प्रकार के घाटे मैंने बताया आपको, एक पहला जो है वो है राजस्व घाटा, पहला है राजस्व घाटा। जो राजस्व व्यय है, जो राजस्व व्यय है उस राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को क्या करेंगे अपन, घटाएंगे। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियों को जब घटाते हैं तो जो पैसा बचता है, जो डिफिसिट आता है वो है वो राजस्व घाटा कहलाता है। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। और दूसरा अपन ने बात की है वो है राजकोषीय घाटा। कौन सा है, राजकोषीय घाटा। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां ही किसमें शामिल होती है, राजस्व घाटे में प्राप्त होती है। लेकिन राजकोषीय घाटा जो होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, सरकार का कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। और उसमें इसमें आपको विशेष तौर से एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी होती है कि ये जो प्राप्ति है उसमें उधारी को शामिल नहीं किया जाता। जो उधारी है उसको छोड़ के जो प्राप्तियां हैं, आपने उधार लिया उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, तो एक तरह से सरकार अपना घाटा पूरा करने के लिए उधार लेती है, तो अपन ये कह सकते हैं कि एक वित्त वर्ष में सरकार के द्वारा लिया गया उधारी उसका राजकोषीय घाटा है। तो कुल राजस्व घाटे के अंदर सिर्फ राजस्व मदों का अंकन किया जाता है, लेकिन राजकोषीय घाटे के अंदर राजस्व और पूंजीगत दोनों मदों को लिया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि उधारी को उसके अंदर शामिल नहीं किया जाता, किसमें, राजस्व व्यय के अंदर, ठीक है, सॉरी राजकोषीय घाटे के अंदर। अब इसके संबंध में एक एक्ट बना था, उस एक्ट की अपन यहाँ बात कर लेते हैं। उस एक्ट का नाम था, आपने सुना होगा जरूर, FRBM एक्ट। ये FRBM एक्ट के तहत इन्होंने पहले 2003 में ये बना, उसके बाद में उसका संशोधन हुआ। तो संशोधित एक्ट में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए वो लक्ष्य आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार ये उसको पूछ लेते हैं। तो उस लक्ष्य में यह है कि 2023-24 तक 2023-24 तक जो राजकोषीय घाटा है वो 0% होना चाहिए, बिल्कुल, सॉरी राजस्व घाटा जो है वो कितना होना चाहिए, 0% होना चाहिए। किसका, GSDP का, GSDP का कितना परसेंट होना चाहिए, 0%। FRBM एक्ट के संशोधित लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2023-24 तक सरकार का राजस्व घाटा है वो कितने परसेंट तक रहना चाहिए, 0% तक रहना चाहिए। सरकार का राजस्व घाटा 0% तक रहना है FRBM एक्ट 2003 के संशोधित लक्ष्य के अनुसार।
अब इसी एक्ट के तहत जो राजकोषीय घाटा है उसके भी लिए भी उन्होंने निर्धारित किया है, वही 2023-24, और इस घाटे को इन्होंने निर्धारित किया है 2.5%। कितना परसेंट रहना चाहिए? 2.5%। कि FRBM एक्ट ने ये कहा है, संशोधित लक्ष्य में ये कहा गया है कि जो सरकार का घाटा है वो सरकार का घाटा वर्ष 2023-24 तक 0% होना चाहिए। कौन सा? राजस्व। लेकिन जो राजकोषीय घाटा है वो राजकोषीय घाटा सरकार का वर्ष 2023-24 तक है वो कितना होना चाहिए? 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2.5%। 2.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये दो प्रकार के घाटे हो गए। अब अपन को याद क्या रखना है? राजस्व घाटा के लक्ष्य क्या है और राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा होता क्या है? क्योंकि कई बार विभिन्न परीक्षाओं में क्या होता है कि इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, तो आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए। अब अपन आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि इसमें राजकोषीय घाटे में और राजस्व घाटे में सरकार के द्वारा कितना रखा गया। सबसे पहले है अपना राजस्व घाटा, ठीक है। तो राजस्व घाटा सरकार के द्वारा रखा गया 23,488.55। ये वो पॉइंट लगाने वाली चीज है, 23,488.55 करोड़ रुपए। 23,488.55 करोड़ रुपए रखा गया किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ये किसका है? राजस्व घाटा इस बजट में। और दूसरी चीज थी अपनी राजकोषीय घाटा, वही आपको याद रखना है, 58,211.55 करोड़। 58,211.55 करोड़ रुपए रखा गया, ठीक है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण जो चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो राजकोषीय घाटा है वो कितना रखना था अपने को? अगले साल तक कितना रखना है? वो 2.5% रखना है, लेकिन ये अब की बार 4.36% है। GSDP का कितना है? 4.36%। याद रखने वाली चीज है। देखिए राजस्व घाटा है 23,488.55 करोड़, 23,488.55 करोड़ है, जबकि राजकोषीय घाटा है वो है 58,211.55 करोड़, 58,211.55 करोड़ है, ठीक है। और राजकोषीय घाटा GSDP का कितना परसेंट है? 4.36% है, 4.36% है। राजकोषीय घाटा GSDP का कितना है? 4.36%। ये परसेंट जरूर याद रखना। जो अभी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनमें डेटा पूछने के बजाय ये परसेंटेज ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये चीज़ें होगी अपनी। अब अपन आगे चलते हैं इसी बजट में। अब देखिए आय व्यय की एक दृष्टि में अपन थोड़ा सा इसमें देखते हैं। इसमें आपको क्या देखना, कई बार ट्रेंड में पूछ लिया जाता है। RS जैसी परीक्षाएं होती है ना, उनमें एक ये पूछा जाता है आपको कि राजस्व प्राप्तियों के बारे में बताइए कि राजस्व प्राप्तियों का ट्रेंड क्या है, राजस्व प्राप्तियों की स्थिति क्या रही है, क्या ट्रेंड उनका रहा है, उसके बारे में इसको पूछा जाता है। तो उस पर अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए राजस्व प्राप्तियां, आपको ये देखना है 20-21, 21-22, 21-22 ये संशोधित पूर्वानुमान था, ये संशोधित था ये। तो लगातार जो है वो पिछले 2 साल से राजस्व प्राप्तियां क्या हो रही है? बढ़ रही है लगातार। देखो यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा ही है, लेकिन ये थोड़ी सी वृद्धि इसमें हुई है। तो लगातार राजस्व प्राप्ति में ये एक ट्रेंड है। और इसके साथ साथ जो राजस्व व्यय है वो भी लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। राजस्व व्यय लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आपको प्रश्न इसमें किस तरह से पूछा जाएगा, इसे एक बार पूंजीगत को और देख लेते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में देखो क्या है, वही स्थिति पूंजीगत प्राप्तियों की है कि पूंजीगत प्राप्ति 20-21 में ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुई? कम हो गई, फिर बढ़ी और फिर लगभग बराबर सी आ रही है। तो आपको ये देखना है कि ये तो आय व्यय जो था और ये संशोधित था जो वास्तव में हुआ है। तो लगातार इसमें क्या है? इसमें भी लगातार वृद्धि हुई है, ठीक है। और यहाँ जैसे जो पूंजीगत व्यय है तो पूंजीगत व्यय में भी लगातार वृद्धि इसमें हो रही है। देखिए पूंजीगत व्यय में भी लगातार। तो इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपको एक उदाहरण दे दिया जाएगा, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि राजस्व में पिछले 2 वर्ष में लगातार वृद्धि हो रही है,
राजस्व घाटों में पिछले 2 वर्ष में लगातार वृद्धि हो रही है, पूंजीगत प्राप्तियों में पिछले 2 वर्ष में लगातार वृद्धि हो रही है, निम्न में से कौन सा असत्य है। तो वहाँ आपको ये ट्रेंड पता होना चाहिए कि वास्तव में पिछले समय से, यहाँ डेटा याद आपको नहीं करने हैं क्योंकि कोई नहीं पूछता है, आपको सिर्फ ट्रेंड पूछ लिया जाता है कई बार। बजट में जो प्राप्ति और व्यय का जो वृद्धि है उसका ट्रेंड पूछ लिया जाता है। तो ये लगातार राजस्व प्राप्तियां भी बढ़ रही है, राजस्व व्यय भी बढ़ रहा है, पूंजीगत प्राप्तियां भी बढ़ रही है और पूंजीगत व्यय भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब उसके बाद में आगे देखें, अब सबसे मोस्ट जो चीज है ना वो आपको यहाँ याद रखनी है। सबसे मेन जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इसको याद रखें। ये जो कॉलम अपन पढ़ रहे हैं ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखिए रुपया आता है, ठीक है, सरकार के पास कहाँ से रुपया आता है उसको 100 मान के, कितना मान के, 100 रुपये मान के उसकी गणना की जाती है। आपको यहाँ पे विशेष तौर से ये ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई थी कि सरकार को जो राशि प्राप्त होती है उस राशि का 2 भाग होते हैं, एक राजस्व और एक पूंजीगत प्राप्तियां। 2 प्रकार के होते हैं, एक राजस्व और एक पूंजीगत प्राप्तियां। तो उस राजस्व प्राप्ति के भी 4 अलग अलग पोर्शन अपन ने बात की थी। उस 4 अलग अलग पोर्शन का आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए और उसके साथ साथ उस 4 अलग अलग पोर्शन में जो देखो राजस्व प्राप्ति के जो 4 पोर्शन कौन से थे, पहली बात करते हैं। देखो राजस्व प्राप्ति की 4 अलग अलग पोर्शन की अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहला था स्वयं का कर राजस्व। स्वयं का कर राजस्व किसका, ये राज्य का बजट है तो राज्य की बात कर रहे हैं, स्वयं का कर राजस्व। दूसरा था केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्रीय करों में हिस्सा। तीसरा था केंद्रीय सहायता, जो केंद्र की तरफ से अनुदान प्राप्त होता है वो। और चौथा था अपना गैर कर राजस्व। ये राजस्व प्राप्तियां होती है। उसके अलावा अगली जो प्राप्ति होती है वो होती है पूंजीगत। कौन सी होती है, पूंजीगत प्राप्ति। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि इस जो बजट के अंदर है वो किस हिसाब से किस में ज्यादा पैसे आए हैं, किस में कम पैसे आए। तो सबसे ज्यादा तो हमेशा स्वयं का कर राजस्व होता है, उसी में है। तो ये देखो अभी अपन इसमें देखते हैं 37.92 पैसे। तो ये कौन सा है, अपना पूंजीगत है। पूंजीगत प्राप्तियों का 37.92 पैसे, यानी आप इसको परसेंटेज भी बोल सकते हो। 100 मान के गणना कर रहे हैं तो परसेंटेज भी बोल सकते हो। ये पूरा का पूरा है 37.92, वो सारा का सारा किसका है, ये है अपना पूंजीगत। अब इधर वाला जो बच गया वो बच गया, किसके बच गया, ये बच गया अपना क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सॉरी राजस्व बच गया। अब राजस्व में देखो यहाँ पे केंद्रीय करों में हिस्सा कितना 14.21 पैसे। ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। केंद्रीय करों में हिस्सा 14.21 पैसा, केंद्रीय सहायता 13.09, कर भिन्न राजस्व 6.40। अब उसके अलावा ये जो पूरे के पूरे बच गए ना, ये सारे के सारे हो गए राज्य का स्वयं का कर, राज्य का स्वयं का कर राजस्व। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि देखो सबसे ज्यादा तो राज्य का स्वयं का कर राजस्व आएगा 37.92 जो है ना, वो बाकी निकाल दो इसमें से 100 में से, और पीछे जो बचता है वो सारा का सारा राजस्व प्राप्तियां बच गई। अब उस राजस्व प्राप्तियों में से केंद्रीय करों में हिस्सा 14.21%, केंद्रीय सहायता 13.09%, ठीक है, और कर भिन्न राजस्व है 6.40%। बाकी जो बच गया वो सारा का सारा किसका बच गया, राजस्व प्राप्तियों का बच गया। ठीक है, तो ये राजस्व प्राप्ति, इसके अनुसार अपन को इसको सेट
करना है। देखिए केंद्रीय करों में हिस्सा 14% के आसपास था। एक मिनट देख लेते हैं। 14.21% था केंद्रीय करों में हिस्सा, ठीक है। और फिर केंद्रीय सहायता थी 13.09% और गैर कर राजस्व था 6.40%। और ऊपर जो बच गया वो सारा का सारा किसका बच गया, वो बच गया आपका स्वयं का कर राजस्व। और यहाँ पे 37.92% जो है वो किसका है, 37.92। ये पैसे ये किसके हैं, ये पूंजीगत प्राप्तियों के हैं। तो एक तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा कि आपको ये पूछा जाएगा कि राजस्व प्राप्तियों में जो पैसे आ रहे हैं उनका आप क्रम निर्धारित कीजिए, और ये चारों ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में एक बार मैं देखो निकाल के आपको बता देता हूँ कि स्वयं के कर राजस्व में टोटल कितना हिस्सा है। हाँ तो देखिए इसमें अपन ये करेंगे 28.38%। कितना हो गया, ये हो गया 28.38% और ये हो गया 37.52। टोटल जोड़ेंगे तो हो गया 100 पैसे, ठीक है। तो अब आपको इसको अच्छी तरह से समझना है कि आपको ये पूछा जाएगा कि राजस्व प्राप्ति के जो स्रोत हैं, राजस्व प्राप्ति के स्रोतों का सीक्वेंस निर्धारित कीजिए। तो सबसे ज्यादा स्वयं का कर राजस्व सरकार के द्वारा जो प्राप्त होता है वो है। दूसरा केंद्रीय करों में हिस्सा है जिसका 14.21% है या 14.21 पैसे है। तीसरा केंद्रीय सहायता है तो 13.09 है। चौथा है गैर कर राजस्व तो 6.40 है। और पांचवा पूंजीगत प्राप्तियां। ये सारा सीक्वेंस आपको याद रखना, ये सीक्वेंस आपको याद करना है इससे। अब इसके अलावा आपको एक चीज और, इस यहाँ से एक क्वेश्चन और निकलता है, वो आपको और याद रखना है कि ये जो राज्य का जो कर राजस्व है, यानी जो मैंने आपको बताया जो स्वयं का कर राजस्व 28% के आसपास है, 28.38। इस 28.38 में अलग अलग सीक्वेंस बने हुए हैं कि किससे क्या कितना पैसा आता है। जैसे जीएसटी से 11.41 पैसा आ रहा है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी से 4.33 आ रहा है, वाहनों से 2.02 आ रहा है, सेल टैक्स से 7.22 आ रहा है, अदर टैक्स से 3.40 आ रहा है। तो इसका सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए और साथ में इसका डेटा भी याद होना चाहिए। जैसे अपन बात करें कि सबसे ज्यादा किससे आ रहा है, जीएसटी से। सबसे ज्यादा किससे आ रहा है, जीएसटी से। कितना, 11.41%, ठीक है। उस जीएसटी के बाद में 2 नंबर पे क्या है, बिक्री कर, सेल टैक्स आ रहा है, ठीक है, ये 7.22%। 2 नंबर पे बिक्री कर, सेल टैक्स 7.22%। 1 नंबर पे ये है, ठीक है। 3 नंबर पे अगर हम बात करें तो 3 नंबर पे अपना है ये एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। इसका है 4.33%। और चौथे नंबर पे आ गया आपका, बच गया वो क्या, व्हीकल टैक्स बच गया। तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। एक तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि राजस्व प्राप्ति के स्रोतों का सीक्वेंस क्या है, और एक टैक्स का सीक्वेंस क्या है। जो टैक्स आ रहा है तो सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्ति का जो राज्य का स्वयं का कर राजस्व है उसमें सबसे ज्यादा पैसे सरकार को किससे मिल रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया, देखो जीएसटी से मिल रहे हैं। जीएसटी से 11.41 पैसे आ रहे हैं। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है सेल टैक्स का, बिक्री कर का। बिक्री कर से 7.22 पैसा सरकार के पास आ रहा है। तीसरा नंबर आता है राज्य उत्पाद शुल्क, स्टेट एक्साइज ड्यूटी से 4.33 पैसे आ रहे हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना है। और चौथा है व्हीकल्स पे, वाहनों से टैक्स 2.02% इससे आ रहा है। तो चारों के चारों आपको याद होना चाहिए। पहला जीएसटी, दूसरा सेल टैक्स, तीसरा आपका एक्साइज ड्यूटी और चौथा आपका व्हीकल टैक्स। एक बार फिर से याद करिए, जीएसटी, दूसरा बिक्री कर, तीसरा उत्पाद शुल्क और चौथा वाहनों से और पांचवा अन्य, ठीक है। तो टोटल 100 मान की गणना की जाती है। 37.92 जो है वो तो पूंजीगत हो गया और 62.08% है वो हो गया कौन सा, राजस्व। और उसमें अलग अलग आपने ये डिवाइड कर लिया। उससे आगे चलते हैं। देखो अब जैसे राजस्व प्राप्तियां होती है, जैसे प्राप्ति होती है उसी तरह से पैसा जाता भी है। तो अभी इन्होंने बताया कि पैसा किस चीज में जाता है। यहाँ आपको सीक्वेंस वापस याद करना पड़ेगा। देखिए जो भी पैसा जा रहा है उसमें 60.55% पैसा तो किस में जा रहा है, राजस्व व्यय में जा रहा है। अब मुझे यहाँ वापस ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि राजस्व व्यय क्या है।
मैंने आपको पहले इस चीज को अलग से डिफाइन कर दिया है कि राजस्व व्यय क्या है। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पे होने वाला जो व्यय है वो भी राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। सरकारी कर्मचारियों का वेतन आता है, इसके अलावा जो अनुदान दिया जाता है वो इसके अंतर्गत आता है। वो सारे प्रकार के व्यय जिनसे सरकार की लायबिलिटी बनती है, वो सारे प्रकार के व्यय जिससे ना तो किसी प्रकार की देयता समाप्त होती है और ना किसी प्रकार की परिसंपत्ति का सृजन होता है, वो क्या कहलाता है, राजस्व व्यय कहलाता है। ठीक है, तो 1 नंबर पे तो खर्चा हो गया किसका, राजस्व व्यय में चला जाता है। 60.55 पैसे याद रखेंगे अपन, 60.55 पैसे जो है वो किस में जा रहे हैं, राजस्व व्यय में जा रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर पे आए तो 2 नंबर पे देखिए, 2 नंबर पे ये रहा आपका आंतरिक व केंद्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान एवं आकस्मिकता निधि का विनियोग। जो आंतरिक और केंद्रीय ऋण है उनको वापस भुगतान करने में अपने को जो पैसे लग रहे हैं वो 21 पैसे इसमें जा रहे हैं, तो ये 2 नंबर पे आ गया। पहला आ गया राजस्व व्यय, दूसरा आंतरिक और केंद्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान। ठीक है, तीसरे नंबर पे आएंगे तो पूंजीगत व्यय। विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों का निर्माण करने के लिए सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है वो पूंजीगत व्यय। और चौथे नंबर पे जब आप आएंगे तो वो आपका हो जाएगा ब्याज की अदायगी 8.33%। और 5वें नंबर पे ऋण एवं अग्रिम। तो आपको 4 याद रखने हैं। पहला राजस्व व्यय 60.55 पैसे, ठीक है। दूसरा केंद्रीय व आंतरिक ऋणों का भुगतान 21 पैसे। फिर उसके बाद में पूंजीगत व्यय, विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का निर्माण 10.06%। और उसके बाद में चौथा है 8.33% ब्याज की अदायगी। अब देखिए ये अपन ने एक बार इसको थोड़ा सा कर लिया। अब ये जो 22-23 की वार्षिक योजना है, इस वार्षिक योजना का जो आय व्यय का अनुमान है, इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है। और वो क्या क्या याद रखनी है, सबसे पहले आपको याद रखनी है, ये देखिए ये किस चीज का है, ये कृषि एवं कृषक कल्याण का। सरकार ने अब की बार अलग से कृषि बजट पेश किया है, तो इस अलग से कृषि बजट के लिए सरकार ने ये निर्धारित किए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पूछा जाएगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा जारी कृषि बजट का आकार बताइए। आकार कितना है, कितना खर्चा करेगी सरकार कृषि बजट पे, ठीक है। तो 78,938.68 करोड़ रुपए, 78,938.68 करोड़। याद रखना 78,938.68 करोड़ रुपए सरकार व्यय करेगी किस पे, कृषि बजट पे। 78,938.68, ये चीजें आपको याद रखनी है। ये फैक्ट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब इसमें ये जो बजट है, ये जो कृषि बजट की जो खर्चा है, उसमें जो टॉप 4 मद है, टॉप 4 मद हैं जिन पे सरकार सबसे ज्यादा खर्चा करेगी, वो भी आपको याद रखनी है। पूरी डेटा याद नहीं रखना, उसका नाम और उस पर कितना खर्चा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप आधारभूत संरचना विकास 11,946 करोड़ रुपए, कृषि अनुदान 29,862 है। तो अगर अपन देखते हैं तो सबसे ज्यादा खर्चा सरकार के द्वारा किस पे किया जाएगा, कृषि अनुदान पे किया जाएगा। 29,862 करोड़, 29,862.09 करोड़ रुपए किसके ऊपर किए जाएंगे, कृषि अनुदान पे। टोटल 78,938.68 करोड़ रुपए है, उसमें से 29,862.09 करोड़ रुपए किस पे करेगी सरकार, कृषि अनुदानों पे करेगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखिए ये 20,270 करोड़, ये किस पे कर रही है सरकार, कृषि शाख पे, जो ऋण देगी सरकार उस पे, एग्रीकल्चर क्रेडिट पे खर्च करेगी 20,270 करोड़ रुपए। ये होगा 2 नंबर पे। और तीसरे नंबर पे देखिए, तीसरे नंबर पे है ऊपर वाला आधारभूत संरचना। कृषि में जो आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, उस पे सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे 11,946.31 करोड़, ठीक है। तो आप ये 3 याद रख लीजिए। और चौथा भी अगर आप याद रखना चाहें तो चौथा रख सकते हैं 4465.18 करोड़, या रिस्क मैनेजमेंट पे, जोखिम प्रबंधन पे सरकार के द्वारा किए जाएंगे। तो इस स्लाइड में आपको ये 4 चीजें याद रखनी है कि सरकार के द्वारा जो कृषि बजट जारी किया गया, इस कृषि बजट का आकार कितना है, तो वो है 18,938.68 करोड़, 18,938.68 करोड़ रुपए है। अगर व्यय की अपन बात करें तो सबसे ज्यादा जो व्यय है वो सरकार के द्वारा किस पे किया जाएगा, कृषि अनुदान पे किया जाएगा, और उस पे 29,862.09 करोड़, 29,862.09 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके अलावा दूसरा जो नंबर आता है
वो आता है कृषि साख का। जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है उस पर सरकार 20,270 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और तीसरा नंबर इसमें आ रहा है अपने आधारभूत संरचना और विकास पर, तो उस पर सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है 11,946.31 करोड़। और चौथा जो खर्चा अपन ने बात किया वो है रिस्क मैनेजमेंट का। तो आपको अगर ये चारों चीज़ें याद भी नहीं रहती, ये डेटा याद भी नहीं रहता है, तो कम से कम आप ये तो याद रखें कि टॉप 4 मद कौन है। टॉप जो 4 मद हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली कृषि अनुदान है, दूसरी कृषि शाख है, तीसरी जो है वो आधारभूत संरचना है, और चौथी है वो रिस्क मैनेजमेंट है, जोखिम प्रबंधन है। तो ये 4 मदें आपको याद रखनी है। अब आगे आइए आप। ये तो अपन वहाँ आगे कर चुके हैं। ये यहाँ उन्होंने परसेंटेज में दे रखा है कि टोटल जो सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है वो किया जा रहा है 78,938.68 करोड़, 78,938.68 करोड़। तो अपन ने वहाँ पैसा देखा, यहाँ प्रतिशत में दे रखा है। ये 1 नंबर पे था, सॉरी ये 3 नंबर पे था। 1 नंबर पे हमने यहाँ पे देखा था, वो क्या देखा था 1 नंबर पे, देखो भी आएगा, ये कृषि अनुदान थोड़ा दिखाई कम पड़ रहा है। 1 नंबर पे ये था, 2 नंबर पे थी कृषि साख, 3 नंबर पे ये था, और 4 नंबर पे था जोखिम प्रबंधन। 4 नंबर पे कौन सा था, जोखिम प्रबंधन। 1 नंबर पे कृषि अनुदान था, 2 नंबर पे कृषि साख था, 3 नंबर पे आधारभूत संरचना का विकास था, और 4 नंबर पे जोखिम प्रबंधन था। टोटल 78,938.68 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं। तो वो तो था अपना कृषि बजट। अब ये जो अपना पूरा बजट है उसमें वार्षिक योजना है, जो 22-23 की वार्षिक योजना, उसका आकार कितना है उसकी अपन बात करें। वो था कृषि का आधार 78,938.68 करोड़ रुपए कृषि का था, और ये है किसका, वार्षिक कार्य योजना का 1,69,655.55 करोड़। 1,69,655, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई। देखो ये डेटा आपको याद रखना ही है। 1,69,655.55 करोड़, 1,69,655.55 करोड़ रुपए, ये जो है वो किसका है, ये वार्षिक कार्य योजना 22-23 का प्रस्तावित उद्व्यय है, या जो खर्चा है वो है। अब इसमें भी आपको वही करना है कि 1,69,655.55 करोड़ याद रखना है, और उसके बाद में जो टॉप 4 मदें हैं कि सरकार सबसे ज्यादा खर्चा किस पे कर रही है वो आपको याद रखना। तो यहाँ परसेंटेज भी साथ में दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा खर्चा किया जा रहा है सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं पे 78,631.61 रुपए, 78,631.61 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार, 46.35%, 1 नंबर पे आ गया। ठीक है, सबसे ज्यादा सरकार का जो खर्चा जो है इस बजट में किस पे होगा, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं का। दूसरा जो इसके अंतर्गत आ रहा है खर्चा वो आएगा ग्रामीण विकास पे। दूसरा खर्चा इस पे सरकार किस पे करेगी, विभिन्न प्रकार की ग्रामीण विकास की योजनाओं पे, और उस पे खर्चा सरकार के द्वारा किया जा रहा है 28,051.71 करोड़, 16.54%। ठीक है, और तीसरा जो इसमें खर्चा सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपका विद्युत पे। किस पे, विद्युत पे 25,260.33, 14.89%, 25,260.33 करोड़, 14.89%। ठीक है, और चौथा खर्चा सरकार के द्वारा जो किया जाएगा वो कृषि पे किया जा रहा है 6.82%, 11,577.83 करोड़। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। पहला सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, दूसरा अपना है ग्रामीण विकास, तीसरा विद्युत, और चौथा कृषि। पहला सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, दूसरा ग्रामीण विकास, तीसरा है विद्युत, और चौथा है कृषि एवं संबंधित सेवाएं। इस पे कितना परसेंट और कितना खर्चा कर रही है सरकार वो आपको अलग अलग याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ 1,69,655.55 करोड़ रुपए जो है वो सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे। इस वार्षिक कार्य योजना का कार्य होगा, ये याद रखना होगा। तो दोस्तों ये था अपने बजट सांख्यिकी। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे जो बजट भाषण में सरकार के द्वारा घोषणा की गई उनके द्वारा। तो एक बार आप इसको देखें और अपना रिव्यू जरूर करें, कमेंट्स में बताएं कि इसमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है, क्या इसमें और हम अच्छा कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको जो है वो अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाएं। जैसे कि मैंने पिछले RS के 2 इंटरव्यू दिए हैं, तो जो मेरा जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को जो है इससे फायदा हो। धन्यवाद।